आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने शुरू किया नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम। अगली पीढ़ी के मीडिया प्रवक्ताओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका। भारत मंडपम में सरकार, उद्योग और शैक्षणिक जगत का संगम, देश को आगे ले जाने का संकल्प। इंडिया गठबंधन से दूरी बनाकर आम आदमी पार्टी क्या हासिल कर लेगी। OLX पर लग्जरी कारों का विज्ञापन देकर लोगों से करते थे ठगी, पति पत्नी गिरफ्तार। EPFO विड्रॉल को लेकर बदलने वाला है नियम, जल्द निकाल सकेंगे पूरा PF अमाउंट। इजराइल और सीरिया के बीच हुआ युद्ध विराम, अमेरिकी राजदूत ने की घोषणा। महंगा हुआ सोना, चांदी की कीमत में आया उछाल, जाने क्या है गोल्ड सिल्वर का रेट। जिम्बाब्वे के खिलाफ न्यूजीलैंड की आसान जीत, कॉनवे को किस्मत का सहारा, 8 जीवन दान मिले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगली पीढ़ी के मीडिया प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू कर रही है। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वह अगली पीढ़ी के मीडिया प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों को ट्रेंड और सशक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम शुरू कर रही है। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम शार्प माइंड्स, निर्भीक आवाज और भारत के मूल तत्वों के निडर रक्षकों के लिए एक लॉन्च पैड है। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, अगर आप एक समावेशी और समृद्ध भारत के निर्माण में बोलने, नेतृत्व करने और योगदान देने के लिए तैयार है तो यह आपके लिए सही समय है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में राज ठाकरे, उनके चचेरे भाई और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे द्वारा 5 जुलाई को आयोजित विजय रैली का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि राज ठाकरे ने मराठी न बोलने वालों को उनके कान के नीचे तक मारने को उचित ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और उनके संबंधित राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है। यह याचिका वकील घनश्याम उपाध्याय ने दायर की है, जिन्होंने पहले हिंदी भाषा के मुद्दे पर नागरिकों पर हो रहे हमले के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अधिकारियों को एक शिकायत भेजी थी। वकील का कहना है कि शिकायत के बावजूद ठाकरे के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए बेहद जरूरी तरीके से यह जनहित याचिका दायर की गई है। भारत भाग्य विधाता फोरम ने नीति, नवाचार और सामाजिक उत्थान को एक मंच पर लाने की मुहिम शुरू की है। इसी कड़ी में नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्थित G20 समिट हॉल में प्रयाग 2025 का आयोजन किया गया, जिसकी थीम T3 यानी टेक्नोलॉजी, टैलेंट और ट्रिलियन थी। BBV फोरम की संस्थापक सिप्रा डावर ने बताया कि यह पहला समिट है। इसे प्रयाग नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह सरकार, उद्योग और शैक्षणिक जगत का संगम है। उन्होंने कहा कि यह भारत की जो नीतियां बन रही है वे AI तकनीक के साथ पूरे भारत को अपने साथ आगे ले जाने के लिए बन रही है। अब किस तरीके से 70 मिलियन से ज्यादा जो सेल्फ एम्प्लॉय लोग हैं उनकी ट्रेनिंग हो सके, इस पर काम करने की जरूरत है। खास तौर पर महिलाओं पर फोकस रखना है। भारत की नीतियों को समझते हुए माइक्रोसॉफ्ट और गीता AI जैसी कंपनियों और शैक्षणिक जगत को साथ लेते हुए हिंदुस्तान को प्रगति के मार्ग पर ले जाने के प्रयोग का नाम प्रयाग है। ये संगम है। प्रयाग का मकसद है AI, मानसिक स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और समावेशी नवाचार जैसे विषयों पर सरकार, उद्योग और नागरिक समाज को एक साथ लाना। दिल्ली में चुनावी हार मिलने के बाद पंजाब और गुजरात के विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीतकर दिखा दिया कि वो अभी खत्म नहीं हुई है। गुजरात से आम आदमी पार्टी को बहुत उम्मीदें हैं। पार्टी यह जानती है कि अगर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उसे बहुत लाभ नहीं होने वाला है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक से आम आदमी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। हालांकि यह कोई नई खबर नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद ही आपने इंडिया
गठबंधन का साथ करीब करीब छोड़ दिया था। फिर भी एक उम्मीद थी कि हो सकता है कि दिल्ली में चुनावी हार के बाद पार्टी के मुखिया अपनी रणनीति बदले। हरियाणा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने की बजाय अपना अलग रास्ता अख्तियार किया था। आम आदमी पार्टी का हरियाणा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कितना सही और कितना गलत था, अब ये बातें पुरानी हो चुकी है। दरअसल राजनीतिक दलों के हर फैसले भी अपने फायदे को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी ने भी जो फैसला लिया है वह बहुत सोच समझ के लिया होगा। पार्टी को इस फैसले से नुकसान होता है या फायदा, पर अभी तो फिलहाल पार्टी को फायदा ही नजर आ रहा होगा। वैसे भी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल राजनीति में नए हो सकते हैं, पर इस समय देश के सबसे चतुर राजनीतिज्ञों में उनका नाम टॉप में रखा जाता है। इसलिए इतना तो तय है कि उन्होंने जो भी फैसला लिया है उसमें उन्हें केवल फायदा ही फायदा नजर आ रहा होगा। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से दूर हो रही है, पर गठबंधन की दूसरी पार्टियों से वह सहयोग करती रहेगी। शुक्रवार को पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज तक से संसद में राजनीति के बारे में कहा कि संसदीय मुद्दों पर हम टीएमसी, डीएमके जैसी विपक्षी पार्टियों का समर्थन लेते हैं और वे भी हमारा समर्थन लेते हैं। गुरुग्राम पुलिस ने एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। दोनों पर ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लग्जरी कारों का विज्ञापन देकर लोगों से लगभग 2 करोड़ रुपए ठगी का आरोप है। इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी है। अधिकारी के मुताबिक आरोपी जगमीत सिंह और अमृता कौर सेक्टर 77 स्थित पालम हिल सोसाइटी के एक फ्लैट में साथ रहते थे और 50,000 रुपए मासिक किराया देते थे। पुलिस ने कहा कि दोनों ने अपराध की कमाई से गहने खरीदे, जिन्हें बाद में उन्होंने दिल्ली में बेचकर अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली का खर्च उठाया। यह गिरफ्तारी एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा 1 अप्रैल को दर्ज कराई गई शिकायत के बाद हुई, जिसमें कहा गया था कि उससे फॉर्च्यूनर कार के लिए 50,000 रुपए अग्रिम राशि मांगी गई थी, लेकिन बाद में उसके साथ धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने बताया कि साइबर अपराध पश्चिम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और गुरुवार को जोड़े को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी प्रियांशु दीवान ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने धोखाधड़ी के ऐसे 15 मामलों को कबूल किया है। वे OLX पर लग्जरी कारों के विक्रेताओं से संपर्क करते थे। इसके बाद मूल विज्ञापन हटाने के लिए एक छोटी सी रकम देते थे और फिर खरीदारों को ठगने के लिए गाड़ियों को फिर से मालिक के रूप में सूचीबद्ध करते थे। अमृता धोखाधड़ी की योजना बनाती और विज्ञापन अपलोड करती, जबकि जगमीत सौदे को अंजाम देता था। जगमीत पहले भी अलग अलग धोखाधड़ी के मामलों में भोंडसी जेल में 30 दिन और जालंधर जेल में 45 दिन रह चुका है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उसके खिलाफ धोखाधड़ी के 6 अन्य मामले पहले से ही दर्ज है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अकाउंट से अमाउंट निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव कर सकता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रिटायरमेंट फंड बॉडी ने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि EPFO सदस्यों को हर साल 10 साल में एक बार अपनी पूरी राशि या उसका कुछ हिस्सा निकालने की अनुमति दी जाए। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो इससे संगठित प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाले 7 करोड़ से ज्यादा एक्टिव EPFO सदस्यों को राहत मिलेगी। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद सदस्यों की ओर से पैसा निकालने के नियमों को आसान बनाने पर विचार कर रही है। यह उन लोगों को ध्यान में रखकर विचार किया जा रहा है जो जल्द रिटायर्ड होना चाहते हैं। ऐसे में वह 58 साल तक इंतजार की बजाय रिटायर्ड होते ही पूरा PF अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। अभी तक EPF से पूरी रकम तभी निकाली जा सकती थी जब कोई कर्मचारी 58 साल की आयु में रिटायर हो या नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद भी बेरोजगार रहे। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो 35 से 40 साल की उम्र में करियर बदलना चाहते हैं या किसी वजह से नियमित नौकरी नहीं कर पाते। ऐसे में उनके लिए यह बदलाव काफी मददगार होगा। EPFO अकाउंट से UPI या ATM के जरिए तुरंत 1 लाख रुपए तक की रकम निकालने की सुविधा मिलेगी।
इससे इमरजेंसी में पैसा निकालना आसान हो जाएगा। पहले 1 लाख रुपए तक के क्लेम का ऑटोमेटिक निपटारा हो जाता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसके लिए वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। प्रोसेस को आसान बनाने के लिए ईएफओ ने क्लेम वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या 27 से घटाकर 18 कर दी है। इससे अब यह प्रक्रिया 3 से 4 दिनों में पूरी हो रही है। अब पीएफ खाते में 90% राशि निकाली जा सकती है। अगर 3 साल की सेवा पूरी कर ली है और उस पैसे का उपयोग घर के डाउन पेमेंट या ईएमआई में करना है। गौरतलब है कि ईपीएफ अकाउंट के निकासी को लेकर सरकार समय समय पर बदलाव करती रहती है ताकि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ज्यादा सरल प्रोसेस मिले। ये बदलाव भी इसलिए किए गए हैं ताकि इमरजेंसी के समय बिना परेशानी के कर्मचारी अपने पैसे का यूज कर पाए। बता दें, पीएफ अकाउंट में 12% का योगदान कर्मचारी और 12% का योगदान नियोक्ता की ओर से दिया जाता है। इजराइल के द्वारा सीरिया पर हमला करने के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव के हालात बन गए थे। हालांकि अब इजराइल और सीरिया सीज फायर के लिए मान गए हैं। यह दावा है अमेरिका राजदूत का। शुक्रवार को उन्होंने सीरिया के लड़ाकों से हथियार न उठाने की गुजारिश की है। तुर्की में अमेरिका के राजदूत टॉम बैरक के अनुसार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सीरिया के नए लीडर अहमद अल सराह ने युद्ध विराम पर सहमति दर्ज की है। पड़ोसी देश जॉर्डन और तुर्की ने भी इस सीज फायर का समर्थन किया है। सीज फायर की जानकारी देते हुए टॉम बैरक ने एक्स पर लिखा, हम ड्रुज, बेडोइन और सुन्नियों से कहना चाहते हैं कि सभी अपने हथियार डाल दे, अन्य अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर नए सीरिया का निर्माण करते हैं जो पड़ोसियों के साथ मिलकर शांति और समृद्धि की तरफ अग्रसर रहे। इजराइल ने बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हमला कर दिया था। इस दौरान इजराइल ने सीरियाई सेना के मुख्यालय पर भी बम बरसाए थे। इजरायली एयर स्ट्राइक ने सीरिया पर जमकर तबाही मचाई थी। इजराइल ने हमले के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि वो ड्रुज समुदाय के लोगों की मदद कर रहा है जो वर्तमान में अल्पसंख्यक है और उनका दक्षिणी सीरिया में रहने वाले बेडोइन समुदाय से तनाव चल रहा है। भारतीय सराफा बाजार में 18 जुलाई से सोना महंगा हुआ है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 97,828 रुपए है। वहीं चांदी की कीमत में भी बढ़त देखने को मिली है। यानी भारतीय सराफा बाजार में आज सोना और चांदी दोनों की कीमत में ही बढ़त देखने को मिली है। राष्ट्रीय स्तर पर 995 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 97,436 रुपए है, जो गुरुवार को 97,063 रुपए था। वहीं चांदी का भाव आज 1,12,300 रुपए किलो है, जो गुरुवार को 1,11,000 रुपए थी। आपको बता दें कि ये कीमतों में जीएसटी ऐड नहीं होता है और ज्वेलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे। कॉनवे ने टीम स्विफ्ट के जल्दी आउट होने के बाद 40 गेंद की नाबाद पारी में 4 चौके और 2 छक्के की मदद से नाबाद 59 रन बनाए। उन्हें मैच में कम से कम 8 जीवनदान मिले। सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने कई जीवनदान का फायदा उठाते हुए नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली, जिससे न्यूजीलैंड ने 3 देशों की T20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में रविवार को 37 गेंद शेष रहते जिम्बाब्वे को 8 विकेट से शिकस्त दी। मैट हेनरी की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से जिम्बाब्वे की पारी को 7 विकेट पर 120 रन पर रोकने के बाद न्यूजीलैंड ने 13.5 ओवर में 2 विकेट पर 122 रन बनाकर प्रभावशाली जीत दर्ज की। कॉनवे ने टीम स्विफ्ट के जल्दी आउट होने के बाद 40 गेंद की नाबाद पारी में 4 चौके और 2 छक्के की मदद से नाबाद 59 रन बनाए। उन्हें मैच में कम से कम 8 जीवनदान मिले। 1 रन के स्कोर पर उनका कैच छूटा। फिर वह जब 34 रन पर थे तब रनआउट से बचे और पग बाधा की करीबी अपील उनके पक्ष में रही। इसके अलावा उनके कई शॉट हवा में लहराने के बाद क्षेत्र रक्षकों से दूर गिरे। कॉनवे ने T20 अंतरराष्ट्रीय में 17 महीने में अपना पहला अर्धशतक जड़ने के अलावा सचिन रविंद्र
के साथ दूसरे विकेट के लिए 59 और मिचेल के साथ 58 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को आसानी से लक्ष्य के पार पहुंचाया। जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाजों वेस्ली मधेवेरे और ब्रायन बेनेट ने आक्रामक तरीके से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का सामना किया। बेनेट हालांकि पावर प्ले के अंत में हेनरी का शिकार बन गए। जिम्बाब्वे के बल्लेबाज इसके बाद रन लगातार अंतराल पर विकेट गंवाते रहे और टीम की रन गति लगातार कम होती चली गई।